नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाइट। मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र खबर भोपाल से। कार से 109 किलो गांजे की खेप जब्त हुई है और ये खपाने कहां जा रहे थे जरा समझिएगा। एनसीबी इंदौर की कार्रवाई में 2 लोग हिरासत में हैं। भोपाल में खपाने की तैयारी में थे और ये गांजा जो है आंध्र प्रदेश से लाया जा रहा था, लेकिन टोल प्लाजा के पास किसी ने जानकारी दे दी और पकड़ लिए गए लोग। आंध्र प्रदेश से ये वाया इंदौर होते भोपाल में खपाने की तैयारी थी इसको। एनसीबी इंदौर की कार्रवाई है ये। 2 लोग हिरासत में हैं। भोपाल में खपाने की तैयारी थी। देखिए जरा सोचिए, 109 किलो गांजा जब्त किया गया है। नए साल किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहता था भोपाल। और अगली खबर ग्वालियर से है। पूर्व मंत्री भगवान सिंह यादव को सजा हुई है। 3 साल की सजा और 15,000 का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने 6 दोषियों को सजा सुनाई है, 2 को बरी कर दिया है। असल में 2004 में केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहते गबन का इन पर आरोप था। स्टेशनरी के भुगतान को लेकर ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की थी। 4.5 लाख रुपए के स्टेशनरी के भुगतान को लेकर एफआईआर हुई। भगवान सिंह समेत 8 लोगों के खिलाफ इस बात की शिकायत थी। एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। चलिए अब छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। भूपेश कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को 22 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ में जुआ रोकने संबंधी विधेयक को हरी झंडी मिल गई। एपीएल को छोड़कर सभी राशन कार्ड धारियों को फोर्टिफाइड चावल वितरण किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी राशन कार्ड धारियों को दिसंबर 2022 तक निःशुल्क चावल देने का निर्णय लिया गया है। वहीं भीमा मंडावी की मृत्यु की न्यायिक जांच का प्रतिवेदन भी कैबिनेट में प्रस्तुत हुआ है, जिसे आगामी शीतकालीन सत्र में विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। बैठक में स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए विशेष योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध विधेयक 2022 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब ये विधानसभा में आएगा और ये एक्ट स्टेट एक्ट के रूप में अब छत्तीसगढ़ में लागू हो जाएगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये है कि शाला भवनों के मरम्मत की विशेष योजना, जिसके लिए एस्टिमेट किया गया है लगभग 780 करोड़ रुपया। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भूपेश कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। अधिकारियों और कर्मचारियों के एनपीएस की राशि वापस करने के लिए केंद्र सरकार की मनाही के बाद भी सरकार ने पुरानी पेंशन देने का फैसला ले लिया है, जिसके तहत शासकीय सेवकों को 1 अप्रैल 2022 से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य माना जाएगा। 1 नवंबर 2004 या उसके बाद नियुक्ति से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश सरकारी कर्मचारी को एनपीएस नियमों के तहत देना होगा। सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि कर्मचारियों को राज्य शासन के अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश जमा करने की पुरानी पेंशन की पात्रता होगी। कैबिनेट का जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला है वो ये है कि 1/11/2004 और उसके पश्चात के नियुक्त राज्य के कर्मचारियों हेतु पुरानी पेंशन योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार से इस हेतु लगभग 17,545 करोड़ रुपया ये कर्मचारियों की निधि जो जमा है, हमने इसकी मांग की। केंद्र सरकार लगातार ये राशि देने के लिए अब केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमन ने तो मना ही कर दिया। केंद्र सरकार के राशि वापस करने की मनाही के बाद भी
हमने छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लाभ कर्मचारियों को देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेमेतरा जिले के नवागढ़ में आयोजित गुरु घासीदास लोक महोत्सव पंथी प्रतियोगिता में शामिल हुए। इस दौरान सतनामी समाज को 1 करोड़ की सौगात दी गई। मुख्यमंत्री के साथ संसदीय सचिव स्थानीय विधायक गुरदयाल सिंह बंजारे उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सतनामी समाज के आरक्षण मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक लोग लिख कर दें जिससे उनकी जातिगत जनगणना हो सके। छत्तीसगढ़ से सतनामी समाज और जितना अनुसूचित जाति भाई है 13% आगे हो गए, 14 हो गए, 15 हो गए, 16, 17, 18, 20 तक हो गए। वही दिन एक दिन नहीं लगे जिन दिन हेड काउंट की रिपोर्ट आई या भारत सरकार जिन दिन जनगणना करी वही दिन जनगणना की रिपोर्ट आए या हेड काउंट की रिपोर्ट आए वही दिन जितना प्रतिशत तुम्हारी जनसंख्या है उसका प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति भाई मतलब मिली या भूपेश बघेल के वादा है। भाजपा के नेता और पदाधिकारी लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत नुक्कड़ सभाएं लेकर सरकार के कामकाज की टोह ले रहे हैं। पिछले करीब 1 महीने से बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, सांसद सुनील सोनी समेत सभी नेता दौरे कर रहे हैं। सभी अपने विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत बूथ और शक्ति केंद्र स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठकें ले रहे हैं और क्षेत्र के आम नागरिकों से मेल मुलाकात करके केंद्र की योजनाओं के बारे में उन्हें बता रहे हैं। लोकसभा प्रवास में जा रहे हैं तो जो जनता जिस प्रकार से उमड़ रही है उससे ये बात साबित हो रही है कि इस सरकार से अब जनता का मोह भंग हो गया है और उसके कारण जनता में नाराजगी है और 2023 के चुनाव में जनता अपनी नाराजगी को व्यक्त करेगी। प्रधानमंत्री आवास उनका बना नहीं, इस बात को लोग प्रखरता से उठा रहे हैं। उस जल मिशन की योजना का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पर कानून व्यवस्था और बाकी जो मैं बात किया है उनमें निश्चित रूप से लोग इस सरकार को 2023 में जवाब देगी और इसके लिए जनता लगभग तैयार बैठी है। वक्फ बोर्ड निरस्त किया जाए ये हमारा मत है क्योंकि इसके जरिए अवैध कब्जे हो रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि के बाद काशी मथुरा भी हमारे एजेंडे में है। धार भोजशाला समेत ऐसे सभी मामलों के लिए हम आवाज उठाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा, ये जितनी बातें मैंने कही शुरू से लेकर अंत तक वो विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा है। उस वक्फ बोर्ड के बैठे हुए कुछ मुसलमान जो कुछ चुनौतियां हैं आज हमारे सामने, इस्लामिक जिहादी हिंसा है, जनसंख्या का असंतुलन है, ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण के षड्यंत्र है, लव जिहाद जैसे षड्यंत्र है, गोहत्या है। तो ऐसे अनेक चुनौतियों के बारे में इस बैठक में विचार होगा। और आरक्षण के मुद्दे पर यूथ कांग्रेस और कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसवाई राज्यपाल अनुसुईया उइके के हजारों की संख्या में पोस्ट कार्ड भेजेगी। इसके लिए बाकायदा युवा कांग्रेस और एनएसवाई अगले 3 दिनों तक शहर में अलग अलग अभियान चलाएंगे। आरक्षण विधेयक 2022 को जल्द लागू करने की मांग करते हुए ये पोस्ट कार्ड राज्यपाल को भेजाने हैं। युवा कांग्रेस नेताओं ने बताया कि शहर स्थित कॉलेज यूनिवर्सिटी में छात्रों के माध्यम से पोस्ट कार्ड राज्यपाल को भेजाएंगे। पूरे प्रदेश में तकरीबन 1 लाख पोस्ट कार्ड भेजने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे प्रदेश के जो युवा है, बेरोजगार साथी है। मध्य प्रदेश गृह विभाग ने 18 आईपीएस अफसरों को पदोन्नत किया है, जिसमें 14 जिलों के आईपीएस अब एसपी से सीधे डीआईजी बन जाएंगे। वहीं 2 डीआईजी अब आईजी बनाए गए हैं। आईपीएस विवेक शर्मा और साजिद फरीद शापू को आईजी से पदोन्नत कर एडीजी बनाया गया है। आईपीएस अफसरों के पदोन्नत की ये डीपीसी पिछले महीने हो गई थी, लेकिन प्रमोशन जनवरी 2023 से दिया गया है। इसके चलते ये लिस्ट रुकी हुई थी। फिलहाल प्रमोशन करते हुए सभी आईपीएस अफसरों को यथावत पोस्टिंग कर दी गई। माना जा रहा है कि आगामी 15 जनवरी के बाद विधानसभा चुनाव को देखते हुए तबादले की बिसात बिछाई जाएगी। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच पुलिस ने कृष्णा कॉलोनी में छापा मारकर नकली नोट बनाने
का कारोबार पकड़ा है। नकली नोट फोटोग्राफर युवक और उसका दोस्त छाप रहे थे। दोनों आरोपियों को जल्दी अमीर बनना था, इसलिए उन्होंने ये धंधा खोल रखा था। आरोपियों से 100 और 500 के 7100 रुपए के नकली नोट मिलने के साथ साथ नकली नोट बनाने के सामान भी मिले हैं। 34 का रहने वाला है, एक व्यक्ति पुरानी छावनी का रहने वाला है, लेकिन वहाँ किराए से ये लोगों ने ये नोट छापने का काम करते थे। हालांकि इनका ये कहना है कि 3 से 4 हज़ार रुपए के नोट ही छापते थे, जिसमें से 12 नोट 500 के, 11 नोट 100 के एवं प्रिंटर, यूपीएस और स्कैनर और भी जो सामग्री है, डेस्कटॉप वगैरह सारी जब्त की गई है। सरकार के तमाम कोशिशों के बाद भी बिलासपुर में आरपा नदी से रेत का अवैध उत्खनन जारी है। रेत माफिया ठेके निरस्त होने के बाद धड़ल्ले से आरपा नदी से अवैध तरीके से रेत निकाल रहे हैं। प्रशासन ने शहरी क्षेत्र को गैर उत्खनन क्षेत्र घोषित किया है, जिस पर लगाम नहीं लग पा रही है। मामले को लेकर आरपा बेसिन विकास प्राधिकरण ने कड़ी नाराजगी जताई है। हालांकि खनिज अधिकारी लगातार कार्रवाई करने और प्रकरण बनाने की बात कह रहे हैं। अधिकारियों की माने तो डबल पेनल्टी के साथ वाहन जब्ती की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मेन पावर की कमी होने के कारण इस पर पूरी तरह से नकेल नहीं कस पा रही है। बहरहाल अरपा के दोहन और प्रशासनिक उदासीनता को लेकर अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण के सदस्य नाराज हैं। उन्होंने मामले की कंप्लेन अब प्राधिकरण के अध्यक्ष सीएम भूपेश बघेल से करने की बात कही है। कि रेत का अवैध उत्खनन लगातार किया जा रहा है, जबकि घाट नहीं है। अवैध परिवहन करने वालों पर तो कार्रवाई होगी। अगर अधिकारी भी गंभीरता से नहीं लेंगे तो अब समय आ गया कि कार्रवाई अधिकारियों पर भी किया जाएगा। अभी वर्तमान में जिले में 2 खदानें चल रही, जो कोटा क्षेत्र की जो खदानें वो लीगल तौर पे चल रही हैं पूरी। रही बात इसमें जो अवैध उत्खनन में है, तो इसमें विभाग लगातार जो है अपनी कड़ी कार्रवाई करते रहा है। तो हम अपने तरफ से पूरे प्रयास में लगे हैं कि किसी प्रकार का अवैध उत्खनन ना हो पाए। रायगढ़ जिले में शिक्षा विभाग ने 9 ब्लॉकों में आत्मानंद स्कूल शुरू तो कर दिए, लेकिन अब तक स्कूलों में शिक्षकों का पर्याप्त सेटअप नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन ग्राउंड परिस्थिति क्या है वो आपके सामने है। जानकर हैरत होगी कि स्कूलों में विषय शिक्षकों के 40% पद अभी भी रिक्त हैं। खास बात यह है कि नए शिक्षण सत्र से जिले में नए आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय भी शुरू होने वाले हैं। ऐसे में स्कूलों के संचालन को लेकर दिक्कतें आएंगी। नियुक्तियों में देरी और अव्यवस्था को लेकर शिक्षकों में नाराजगी तो है, वहीं भाजपा आधी अधूरी तैयारी के लिए शिक्षा विभाग को दोषी ठहरा रही है। भाजपा का कहना है कि शासन ने आधी अधूरी तैयारियों के बीच स्कूल शुरू किया। जानबूझकर पदों पर भर्तियां की जा रही हैं ताकि चहेतों को बैक डोर से एंट्री दी जा सके। पूरे प्रदेश में आत्मानंद जी के नाम से इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं, जिसमें कोई सेटअप की व्यवस्था नहीं है। इन स्कूलों की संख्या में वृद्धि की जा रही है, जिससे कि छात्र प्रभावित हो रहे हैं। आत्मानंद विद्यालय में पद भरने की प्रक्रिया जारी है। वर्तमान में 45 पद प्रतिनिधि से भरने की आदेश जारी कर दिया गया है। सारे पद भर जाएंगे, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। रायगढ़ जिले में धान खरीदी के दौरान इस बार धान के रकबे में फिर से वृद्धि हुई है। जिले में जहां धान का रकबा 9000 एकड़ बढ़ गया, तो वहीं धान विक्रय करने वाले किसानों की संख्या में करीब 5000 की वृद्धि दर्ज की गई है। अधिकांश बढ़ोतरी उन समितियों में दर्ज की गई है जो पहले गड़बड़ी को लेकर सुर्खियों में रही हैं। बीजेपी फर्जीवाड़े की आशंका जताते हुए भौतिक सत्यापन की मांग कर रही है। 6000 हेक्टेयर से ज्यादा रकबा नया जोड़ दिया गया है और 5000 से ज्यादा किसान बढ़ गए हैं। रकबे में बढ़ोतरी, जमीन उतनी है, धान की फसल उतने क्षेत्र में हो रही है, तो रकबा कैसे बढ़ जाएगा? यदि इसकी सूक्ष्मता से जांच की जाए तो निश्चित रूप से बड़ा घोटाला सामने आएगा। एरिया 6000 जो बढ़ा है वो आया होगा, और किसान का संख्या जो 5000 है वो तो खाते वगैरह डिवाइड होते रहते हैं, तो उसमें संख्या बढ़ सकता है। सर्वे करवा के, निरीक्षण करवा के उसको सही करने का प्रयास करूंगा, और अगर कुछ गलत हुआ होगा तो उसके आधार पर हम लोग कार्यवाही भी करेंगे उसमें। सतना में 70 साल से ज्यादा के हो चुके एक बुजुर्ग दंपत्ति अपने परिवार वालों से ही प्रताड़ित होकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। पुश्तैनी मकान पर पारिवारिक सदस्यों ने कब्जा कर रखा है। एक कमरे में रहने को मजबूर हो गए हैं, लेकिन रिश्तेदारों ने उस कमरे को भी बिजली पानी बंद कर दिया, उस कमरे का भी।
पिछले 9 दिनों से अंधेरे में रहने को विवश वृद्ध दंपत्ति ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित का कहना है कि उसके मकान पर चचेरे भाइयों के परिवार ने कब्जा कर लिया है। मामला कोर्ट तक है, यानी कोर्ट में पहुंचा है, लेकिन तहसीलदार कोर्ट ने पीड़ित छोटेलाल को मकान का मालिक होने का फैसला लिया है। अब तहसीलदार कौन होता है ये भी समझ से परे है। राजस्व रिकॉर्ड में उन्हें मालिकाना हक भी मिल गया है, लेकिन घर पर कब्जा आज तक नहीं मिल पाया। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं होगा कि जिसका घर है वही बेघर है। हम लोग केस जीत जाए तो हम लोगों ने कब्जा लिया। लाइट लगना है तो उसको भगाएंगे, न लगाएंगे तो उसको भगाएंगे। ये लोग ये करते हैं। तो लाइट तेल से जलाते हैं, मीठा तेल का दिया जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। अगर ऐसी किसी वृद्ध के साथ अमानवीय कृत्य किए जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम कार्रवाई करेंगे। जानकारी एकत्र कर लेते हैं। एमपी द्वारा अगर बिजली लगाने में कोई आपत्ति किसी द्वारा की जा रही तो बिजली विभाग द्वारा हम पुलिस से सहयोग मांग लें तो उनको आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। छतरपुर की एक महिला ने पड़ोसी पर उसे और 4 साल की बेटी को प्रताड़ित करने का रास्ता रोकने का आरोप लगाया है। साथ ही पड़ोसी पर बुरी नजर डालने का भी आरोप लगाया है। छतरपुर के नरसिंहगढ़ पुरवा में हेमलता बबेले अपनी 4 साल की बेटी के साथ रहती है। आरोप है कि रसूखदार सरकारी ऑफिसर का बेटा उनके साथ गाली गलौज करता है। इतना ही नहीं, एक पुरानी गाड़ी भी उनके घर के सामने खड़ी कर दी है, जिससे इनका निकलना दूभर हो गया है। महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पड़ोसी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज की है। लोगों ने वो आप देख सकते हैं रास्ते में गाड़ी भी लगा दी हुई है, जिसमें आने जाने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत जा रही है। और ये हमारे पास बोर नहीं है तो हम लोग इसी अमृत योजना की ये पाइपलाइन डली हुई है तो इसी के सहारे रहते हैं पानी के लिए। तो इन लोगों ने पानी की पाइपलाइन भी तोड़ दी तो एक बूंद भी नहीं है घर में पानी। और पूरा लैट्रिन बाथरूम के लिए हम लोग तरस गए हैं, बिल्कुल अंदर इतनी बदबू आने लगी क्योंकि उन लोगों ने ये पाइप तोड़ दिया। कहने लगते हैं कि तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए उनसे हमने डर के अपना मकान बिकाऊ कर दिया। क्योंकि जब भी गेट खोलो तब भी ये लोग हमें गाली गलौची करते हैं अकेला पार्क। अब आपको समझ में आया, हमें आपकी फिक्र है। जहां आपके साथ अन्याय होगा वहां IBC 24 खड़ा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सीहोर भाजपा नेता जसपाल सिंह अरोरा को गुरबत सिंह पन्नू ने जान से मारने की धमकी दी। जसपाल सिंह को सिख कार जस्टिस नाम से संगठन चलाने वाला खालिस्तानी आतंकवादी गुरबत सिंह पन्नू के नाम से फोन पर धमकी मिली है। इससे पहले भाजपा नेता जसपाल सिंह अरोरा ने पन्नू का सर लाने वाले को 10 करोड़ के इनाम की घोषणा की थी। हमने उसी समय पुलिस को शिकायत की है। एसपी साहब को फ़ोन लगा दिया तो लिखित में भी शिकायत दे दी, उसका नंबर भी दे दिया है मैंने। और वो उसकी क्या साइबर जांच कर रहे हैं तो हमने 1 सप्ताह का समय दिया कि 1 सप्ताह में वो कोई भी कार्रवाई कर लें। नए साल के जश्न के लिए लोग पर्यटन क्षेत्रों में घूमने जा रहे हैं। ऐसे में सरगुजा जिले के ग्राम उड़ुमकेला के युवक ने एक नया प्लान तैयार किया है, जिसे पहाड़ों वाले घर का नाम दिया है। ये पूरे ट्रेडिशनल लुक में तैयार किए गए इस घर के साथ टेंट में प्रकृति के साथ रात गुजारने की सुविधा है। इसके अलावा ट्रैकिंग, ग्रामीण परिवेश से रूबरू करने की तैयारी है। ये सारी सुविधा छत्तीसगढ़ के शिमला यानी मैन पार्ट के करीब की है। आमतौर पर होम स्टे की सुविधा इन इलाकों में नहीं थी। ऐसे में उड़ुमकेला के रहने वाले युवक ने लोगों को होम स्टे की सुविधा देने के लिए इस कॉन्सेप्ट में काम शुरू किया है। मैन पार्ट होम स्टे पहाड़ों वाला घर, ये कॉन्सेप्ट दिया है उड़ुमकेला के रहने वाले एक नवयुवक ने। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक पूरी तरीके से जो प्राकृतिक छटा है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यहाँ पर जो बाहर से लोग आने वाले हैं उनके रुकने की व्यवस्था की गई है। आप ये देखिए, जो घर है वो पहाड़ों वाला घर है और ये इस समय काफ़ी लोकप्रिय है। घर के अंदर भी चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ट्रेडिशनल रूप में इसे व्यवस्थित किया गया है। आप देखिए कि पूरी तरीके से ये जो छत है वो खपरे से बनी हुई है और जो लकड़ी के कंडे हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। ये यहाँ पर लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है। लोगों ने यहाँ पर इन कॉन्सेप्ट को जन्म दिया है जो कि काफ़ी चर्चा में है। वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका और कैसे आप लोगों के विचार में आया ये बात? मेरा नाम दीपक पटेल है। और जैसे कि मैन पार्ट में हर साल हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो है टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं।
बहुत सारे होटल्स हैं यहाँ पर और बहुत सारी कंपनी हैं जो टेंट्स वगैरह में स्टे प्रोवाइड करते हैं, पर यहाँ पे होम स्टे नहीं है। जैसे कि बस्तर साइड में या छत्तीसगढ़ के बाहर अलग अलग राज्यों में होम स्टे देखने को मिलता है। मेरा ये कैंपिंग का दूसरा एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैं देश देखा कैंपिंग जसपुर में कर चुकी हूँ और ये दूसरा मैन पार्ट में है ये, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड भी हूँ। तो ये आप सभी भी आइए, यानी ये साफ है कि जिस तरह से मैन पार्ट की ख्याति हो रही है, मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला के रूप में तो जाना ही जाता है, लेकिन स्टे होम और यहाँ पर जिस तरह से ट्रेडिशनल की व्यवस्था की गई है, कैंपेनिंग की व्यवस्था है, ऐसे में इसका कितना प्रतिशत मिलता है, कितने लोग यहाँ पर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। और इस खबर के साथ इस डिलाइट के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।